हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स में। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करें, बीच बीच में से टॉपिक सर्च करके ना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग से पढ़ने से आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको रिवीजन भी होगा और आपको चीज़ें अच्छे से याद होने लगेंगी, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती चली जाएंगी। अब मुद्दे पर आते हैं, तो मुद्दे की बात ये है कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि भारत में 5 कंपनीज आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। पहली कंपनी थी पोर्टुगीज, दूसरी थी हमारी फ्रेंच, तीसरी थी हमारी डच, चौथी थी हमारी ब्रिटिश और पांचवी थी हमारी डेनिश, जिसे हम कंसीडर करते हैं। हालांकि उसका कोई भी यहाँ पर इंडिया में व्यापार का काल नहीं रहा था, क्योंकि वो अपना जो है सब बेच बाच कर ब्रिटिश को देकर चले गए थे, क्योंकि वो इस सब चीज़ से, इस राजनीति से डरने लग गए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पोर्टुगीज डच को तो ब्रिटिश पहले ही रास्ते से हटा देता है, बचती है फ्रेंच। और फ्रेंच का क्या हाल हुआ है वॉर ऑफ कॉर्नेटिक्स में, वो आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा होगा। वॉर ऑफ कॉर्नेटिक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसका जो है एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे देंगे। ठीक है भाई, तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ प्लासी ऑफ एंड बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या कंडीशंस रही थी और वो किसके किसके बीच लड़ा गया था। अब स्टोरी का रिकैप कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि फारूक सियार नाम का एक मुगल एम्परर था, जो कि जहांगीर के बेटे का बेटा था। ठीक है, उसमें उसको एक बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, जिसको ठीक किया था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने, आपको याद होगा। और वो खुश होकर क्या करता है कि भाई मेरी बीमारी ठीक हो गई है, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो वो क्या कर देता है, ब्रिटिश को टैक्स फ्री ट्रेड करने की आज़ादी दे देता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जब जहांगीर का जो राज होता है, उसके बाद फारूक सियार आता है। और फारूक सियार कोई ज़्यादा महान इंसान नहीं था, कोई बुद्धिजीवी जीव नहीं था, क्योंकि जब उसने ब्रिटिश को टैक्स फ्री ट्रेड करने की दस्तक दे दी तो यही पता चलता है कि उसकी बुद्धि कितनी काम करती है। और बुद्धि काम नहीं करती है तो वो भी जल्दी मर जाता है, किसी बीमारी के ही चलते। तो उसके बाद क्या होता है, बंगाल में नवाब बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। जिसका भी कुछ कंट्री में कुछ मतलब कुछ रीजन में जिसका भी कुछ दबा होता है, वो वहाँ का खुद को नवाब घोषित करने लग गया था। ये सिस्टम बंगाल में होने लगा था। तो अली वर्दी खां एक नवाब था बंगाल का, उसका पोता था सिराज उद दौला। अब पोता ही उसने नवाब बना दिया जब वो 23 साल का था, 1756 में। अब सिराज उद दौला उसका पोता था, हालांकि उसे अपने बेटे को बनाना चाहिए था, लेकिन उसका लगाव पोते से था, तो सिराज उद दौला को वो बना देता है। सिराज उद दौला 23 साल का बच्चा था, कोई ज़्यादा उसमें खोपड़ी भगवान ने दी नहीं दी, जिसके चलते वो क्या करता है कि ब्रिटिश को जो फरमान उसके जहांगीर उनके पूर्वजों ने दिया था कि भाई चाहिए और बिना किसी रोक टोक के बिजनेस कीजिए, तो सिराज उद दौला उस चीज़ को काफ़ी अगेंस्ट करने लगता है, उसको रोकने लगता है, ब्रिटिश को बोलता है कि अब तुम ये नहीं कर सकते हैं, मैंने ये फरमान अब यहाँ पर खारिज कर दिया है। ब्रिटिश कहते हैं, अल ये बच्चा है, हम इसकी बात को नहीं मानेंगे, इग्नोर करो, हम तो जैसे बिजनेस कर रहे थे हम वैसे ही बिजनेस करेंगे। अब दिमाग घूम जाता है सिराज उद दौला का कि अरे ये क्या समझते हैं हमको, हम 23 साल के जवान हट्टे कट्टे मुगल एम्परर हैं, अब हमारी बात को तुम कैसे टाल सकते हो। अब इसी बात का जो है सिराज उद दौला जवाब देता है, वो पागल हो जाता है और अटैक करने का डिसाइड कर लेता है कि वो ब्रिटिश पर अटैक
करेगा। और इसी के चलते ब्रिटिश की कंपनी होती है कलकत्ता में, उनका फोर्टिफाइड करके बढ़िया उन्होंने अपना जो है कंपनी बना रखी होती है, एक किला बना रखा होता है, उस पर हमला कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। अब सिराजुद्दौला जैसे ही कोलकाता के स्टेशन को कैप्चर करता है, वहाँ की जगह पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं ब्रिटिश के, वो क्या होते हैं, सिराजुद्दौला के गुलाम होते हैं। और वो गुलामों के साथ क्या करता है, एक वाक्य होता है कि एक कमरा था 5-6 लोग जिसमें आ सकते थे, उसमें वो 100 लोगों को साथ, ऐसा किताबों में लिखा गया है, लेकिन मानना पड़ेगा हमें। लेकिन आप बस प्रैक्टिकली भी इसको लेना चाहते तो बस ये है कि 5 लोगों का कमरा था, 20 लोगों साथ दिए, अब ज़्यादा घुसाएंगे तो मर जाएंगे भाई वो, तो वैसा ही होता है, जिस वाक्य को ब्लैक हॉल ऑफ कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। अब सिराजुद्दौला का दिमाग घूम गया है कि ब्रिटिश मेरे को कुछ सीरियसली ले नहीं रहे हैं, तो वो क्या करता है, कलकत्ता के स्टेशन पर कैप्चर कर चुका होता है, वहाँ पे फोर्ट विलियम जो सल्तनती को में जो है एक ब्रिटिशर्स ने जो है फोर्ट विलियम वहाँ पर बनाया था, अपने नाम पर जो रखा था, उसको भी कैप्चर कर लेता है। अब सोचता है कि इन ब्रिटिश को यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा, लेकिन ब्रिटिश भी बहुत चालाक थे यार, वो भी अपना प्लान तैयार रखते हैं कि भाई ये बच्चा ज़्यादा उछल रहा है, उसको कैसे जवाब देना है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, वो अपने अंकल को बुलाते हैं। उनका अंकल कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि यह ब्रिटिश का काफ़ी एक अच्छा हथियार था, उसका दिमाग इतना ज़्यादा काम करता था इन सब तरह में, इस तरह की राजनीतिक में उसे बहुत बड़ा आदमी माना जाता था कि भाई बहुत समझदार है, ये हमारा हथियार बनेगा। जैसे भारत के पास थी हमारी लता मंगेशकर जी, जिसकी आवाज़ का कोई कंपटीशन नहीं है, वैसे ही उस समय के ब्रिटिश सोचा करते थे अपने रॉबर्ट क्लाइव के चक्कर में। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, भटकते नहीं हैं। तो मुद्दा ये है कि वो रॉबर्ट क्लाइव को बुला लेते हैं सिराजुद्दौला की जवाब देने के लिए, और यहीं से शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्लासी की। 25 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है शुरू होती है। किसके बीच, अब यहाँ तक स्टोरी पढ़ी है तो समझ आ भी गया होगा कि भाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच, जिसने रॉबर्ट क्लाइव को बुला के सिराजुद्दौला को हराने के लिए बुला लेते हैं। तो सिराजुद्दौला भी भाई बहुत ताकतवर इंसान था, लेकिन सिर्फ चतुराई से, दिमाग उसमें था नहीं। दिमाग किसके पास था, रॉबर्ट क्लाइव के पास था भाई, तभी तो ब्रिटिश उछल रहे थे। अब यहाँ पर एक हैरत अंगेज बात यह है कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 इन्फेंट्री, 28,000 कैवलरी है ना, घुड़सवार और पैदल यात्री, टोटल अगर मिला के देखें तो 78,000 जनता थी भाई लड़ने के लिए, इतनी बड़ी सेना थी। और ब्रिटिश के पास क्या था, 3,000 लोग प्लस दिमाग भी तो था भाई, और दिमाग ही तो था कि एंड में जाकर ब्रिटिश ही जीत जाते हैं। अब स्टोरी में बढ़ते हैं हम कि सिराजुद्दौला के पास इतनी बड़ी आर्मी थी और इनके पास सिर्फ 3,000 मैन आर्मी। होता क्या है कि सिराजुद्दौला की सेना में जनरल होते हैं मोहनलाल और मीर मदान, ये 2 जनरल होते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव के पास क्या होता है, कुछ नहीं, बस एडवांस इक्विपमेंट्स, ऐसे हथियार जो हम भारतीयों के पास नहीं थे, और ऐसे दिमाग जो सिराजुद्दौला के पास नहीं था। तो इसके चलते आगे क्या होता है, इसके चलते होता है कि सिराजुद्दौला की सेना में 2 चापलूस भी थे जो राजगद्दी हथियाना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश से दोस्ती कर लेते हैं। अरे बाबा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो सिराजुद्दौला को भी अंदर ही अंदर वो दुश्मन बना चुके थे। और सिराजुद्दौला का दुश्मन कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ब्रिटिश। तो वो ब्रिटिश की तरफ से खेलना शुरू कर देते हैं। सिराजुद्दौला हार यही मानता है, इतनी बड़ी आर्मी, लेकिन हार कहाँ मान गया, चापलूसों के चलते। चापलूस यानी कि मीर जफर क्या करता है, सिराज को मैनिपुलेट कर देता है, उसे मिस इंटरेक्ट कर देता है कि भाई तुम किससे लड़ रहे हो, इससे लड़ रहे हो भाई, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत समझदार, इनके पास ऐसी ऐसी आर्मी है, तुम हार जाओगे, तुम कहाँ इन लीथड़ों में पड़ रहे हो।
अब भाई सिराज आ गया उसकी बातों में। अब बातों में आ गया है तो क्या करता है, मोहनलाल, मीर मदान तो मर चुका होता है लड़ते लड़ते, मोहनलाल बेचारा लड़ रहा होता है, उसे कहता है वापस आ जाओ। अब जैसे ही वो वापस आता है, यानी कि लीडर चला गया, अब आर्मी का लीडर चला गया, उसका प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा है, तो आर्मी तो वीक पड़ती ही पड़ती है। अब आर्मी वीक, उसके आते ही आर्मी जो है वीक पड़ जाती है और सिराज को भागना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी भी गंवानी पड़ती है। और ब्रिटिश जैसे ही उनकी जो है आर्मी यहाँ पर कमज़ोर पड़ती है, वो क्या करते हैं, पावरफुल बन जाते हैं भाई, है ना। लीडर चला गया, उनकी आर्मी जो कमज़ोर पड़ गई, ब्रिटिश तो भाई पावरफुल हो गए। वो क्या करते हैं, बंगाल को कैप्चर कर लेते हैं और सिराजुद्दौला को मार देते हैं। अब उसका दुश्मन बन गया ब्रिटिश का सिराजुद्दौला। अब कौन नवाब बनेगा, चापलूस नवाब बनेंगे भाई। अब चापलूस नवाब बनते हैं तो मीर जाफर वहाँ का नवाब बन जाता है और सिराज उद्दौला जो होता है उसको ब्रिटिश मार देते हैं। हालांकि धोखाधड़ी तो अपनों ने ही की थी, चलो कोई बात नहीं, इतिहास में यही होता आया है। उसके बाद ब्रिटिश जो होते हैं वो एक फ्रेंच वहाँ पर कंपनी भी होती है बंगाल में, चंद्रनागौर में, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। जैसा आपने थर्ड कार्नेटिक वॉर में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश फ्रेंच के चंद्रनागौर लेते हैं, जिससे फ्रेंच जो है धीमा पड़ जाता है, उनकी ताकतें कम हो जाती है, जो उनका हारने का भी एक कारण था। बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र हुआ है थर्ड कार्नेटिक वॉर में, लास्ट में लेके पढ़ लेना भाई, याद ना आया हो अभी भी तो। ठीक है, अब बंगाल में उन्होंने नवाब को हरा दिया है, अपना एक पपेट बैठा दिया है, तो अब पूरे बंगाल में उनका दबदबा बढ़ गया है, पूरे बंगाल में उनका राज चलने लगा है। टैक्स किसी को देना नहीं है, टैक्स का लेना है भाई, जनता से टैक्स लेना वो शुरू कर देते हैं। अब अमीर बनने लग जाते हैं, बिजनेस में रोकने वाला कोई नहीं है, रूल रेगुलेशन लगाने वाला कोई नहीं है। तो बढ़िया, उनका जो असली वाला व्यापार शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था, ब्रिटिशर्स का। इसके आगे की स्टोरी होती है बैटल ऑफ बक्सर में। अब बैटल ऑफ बक्सर कैसे होती है, उससे पीछे की स्टोरी क्या थी, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा भाई, जिसको इतना जोर से दबा दो कि वो टूट जाए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।